नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखीमपुर मामले में राहुल ने ठोकी ताल, बीजेपी ने किया पलटवार। मंत्री के बेटे का समर्थक बोला, रौंदे वाली गाड़ी में था मोनू मिश्रा। लखीमपुर मामले ने पकड़ा तूल, शाह से मिले मंत्री अजय मिश्रा। और एनसीपी ने कहा कि एनसीबी ने गढ़ी फर्जी कहानी, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश। और पेट्रोल के साथ रसोई गैस के भी बड़े दाम, सिलेंडर 899 के पार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और एक बार फिर ये खबर लखीमपुर खेरी किसान हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई है। आपने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर काफी हमलावर थे और बार बार वो ये सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए ये कह रहे थे कि देखिए ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर विपक्षी पार्टीज मृतक किसानों के परिवारों से नहीं मिलना चाहती। और विपक्षी नेता तमाम ये बोल रहे थे कि आखिर ऐसा क्या छुपाने के लिए है योगी सरकार के पास कि विपक्षी नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। आज सुबह सुबह करीब 10 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से वो जमकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला। और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये सुनियोजित ढंग से किसानों को मार रही है, उनकी हत्या कर रही है और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र तो पहले था, अब जो आपको सामने दिख रहा है वो तानाशाही दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो विपक्ष का काम है वो हमेशा दबाव बनाने का है और हम लगातार दबाव बनाते रहें, चाहे वो हाथरस का मामला हो या फिर एक बार फिर से ये किसानों की हत्या का मामला हो। और उन्होंने कहा है कि जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है या मेरा सवाल है, हमें कोई मार दे कुचल दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा जो परिवार के अंदर जो प्रशिक्षण है वो इसी हिसाब से हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसानों की बात बोलना जरूरी है। और उन्होंने साथ में फिर कहा कि एक बार आरएसएस और बीजेपी का जो पूरा कब्जा है वो संस्थानों पर इस तरह से कूट कूट कर भरा है कि वो अपने आगे किसी को देखते ही नहीं है। तो काफी हमलावर हुए और इसके बाद खबरें आने लगी कि राहुल गांधी को लखीमपुर खेरी जाने की इजाजत मिल गई। और दोपहर होते होते राहुल गांधी की तमाम पिक्चर्स वायरल हुई कि वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, सुरक्षा बहुत कड़ी थी। राहुल गांधी अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ भूपेश सिंह बघेल, केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी और रणदीप सुरजेवाला। और ये बताया जा रहा था कि राहुल गांधी पहले सीतापुर जाएंगे, वहां प्रियंका गांधी से मिलेंगे और प्रियंका गांधी को साथ लेकर तब वो मृतक परिवारों, जो मृतक किसान हैं उनके परिवार वालों से मिलने जाएंगे। और ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये लगने लगा था कि जो बार बार ये डिक्टेटरशिप तानाशाह सरकार को लेकर राहुल गांधी बार बार हमलावर हो रहे थे, तो सरकार को ये लगा कि उनकी किरकिरी हो रही है। और इतने दबाव के बाद आखिर अब सारे विपक्षी नेता जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि योगी सरकार ने कहा है कि हर नेता, हर पार्टी का जो दल है वो 5 लोग लेकर मृतक परिवारों, जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों से मिल सकता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन पाए। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जब हमलावर हुए तो उनको जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन दूसरी तरफ करीब 12:30 और 1 बजे के आसपास संबित पात्रा ने दिल्ली में हमला बोला राहुल गांधी पर। और उन्होंने कहा कि हम जब किसानों से बातचीत हो चुकी थी, सुलह हो चुकी थी, एक निष्पक्ष जांच की बात जब तय हो चुकी थी, तो तब राहुल गांधी संवेदनशील घटनाओं पर राजनीति क्यों करते हैं। और ये उन्होंने कहा कि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, किसानों से उनको कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इतने सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें केवल अपने परिवार की चिंता है और ये चयनात्मक राजनीति राहुल गांधी करना बंद करें। तो एक तरफ दिल्ली में संबित पात्रा ने हमला बोला और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया, और दूसरी तरफ लखनऊ में जो सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, योगी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री भी हैं उनकी कैबिनेट में, तो उन्होंने भी हमला बोला। और उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टीज हैं, खासकर राहुल गांधी के बारे में, कि ये राजनीतिक पर्यटन ना करें। उनकी इस ट्रिप को राजनीतिक पर्यटन यानी कि पॉलिटिकल टूरिज्म की परिभाषा उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष का
जो पूरी जो भूमिका है वो बहुत ही नकारात्मक है। उन्होंने कहा है कि जाने की इजाजत का मतलब ये नहीं कि सरकार किसी को भी माहौल बिगाड़ने के लिए इजाजत देगी। और उन्होंने कहा है कि आजाद देश में नरसंहार केवल कांग्रेस के शासन में हुआ है, यानी कि जमकर उन्होंने भी हमला बरसाया राहुल गांधी की तरफ। तो यानी कि लखीमपुर खेरी जो कि एक किसानों के आंदोलन का एक नया एपिसेंटर बन चुका है, यूपी की राजनीति का एक नया एपिसेंटर बन चुका है। कोई भी पीछे नहीं है, सरकार विपक्ष पर हमला बोल रहा है और विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो कि इस समय किसान आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा मुखर नजर आ रही है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर से उसका एक अपर हैंड नजर आ रहा है। और अब क्योंकि कांग्रेस इस बात को कहेगी कि उनके दबाव डालने के बाद मृतक किसानों के परिवार वालों से विपक्षी नेताओं को मिलने दिया गया, तो कांग्रेस इस चीज के लिए क्रेडिट देगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो योगी सरकार हो या फिर केंद्र के स्तर पर, बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है, सिर्फ ये कहते हुए कि वो उनके लिए ये एक राजनीतिक मौका है और अपनी राजनीति को चमकाने का। तो राजनीति बिल्कुल इस पर एक राजनीतिक घमासान यहाँ पर लखीमपुर खेरी को लेकर शुरू हो गया है। लेकिन कोई भी ये नहीं जान पा रहा है कि इस सियासी घमासान के पीछे इस समय सारी विपक्षी पार्टीज, केंद्र सरकार, बीजेपी, सबका जो केंद्र बिंदु है वो लखीमपुर खेरी बन गया है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि चुनाव आसपास हैं, कहीं चीजें हाथ से ना निकल जाए। विपक्ष ये सोच रहा है कि अगर हमने इस समय राजनीति नहीं की तो फिर वो सत्ता हासिल कैसे करेंगे। सरकार चाहे वो योगी की हो चाहे फिर केंद्र सरकार की हो, वो उनको ये लगता है कि चीजें हाथ से निकल सकती हैं अगर उन्होंने ठीक से इसको संभाला नहीं। लेकिन इस बीच किसानों का क्या होगा, किसानों के बारे में कौन बात कर रहा है, मृतक जो किसान हैं उनके परिवार वालों को न्याय कैसे मिलेगा, ये सारी अभी बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन सियासी माहौल यहाँ पर बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब दूसरी खबर में बात करते हैं लखीमपुर खेरी के एक और वीडियो के वायरल होने की। अब आपको बता दें कि हमने कल बताया था कि कल जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि 3 गाड़ियां हैं जो काफिले में चलती हैं और थार जीप काले रंग की वो किसानों को रौंदती हुई चली जाती है, उसके बाद 2 गाड़ियां और निकलती हैं। आज एक दूसरा वीडियो जो कि काफी वायरल हो रहा है, वो वीडियो है मंत्री के बेटे के समर्थक का। जी हाँ, और ये समर्थक का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो इस बात को मान रहा है कि जो गाड़ी थी, जो जीप थी, उसमें आशीष भैया मौजूद थे। अब आपको भैया यहाँ पर आशीष मिश्रा के लिए, जो मंत्री के बेटे हैं अजय मिश्रा के बेटे, उनको वहां पर उनके समर्थक भैया बोलते हैं। और उसने उस वीडियो में इस बात को कबूला है कि जी हाँ, भैया की गाड़ी थी और जितने बाकी लोग थे वो भैया के समर्थक थे। अब आपको बता दें कि ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और सलीम सारंग नाम के एक ट्विटर हैंडल जो कि अपने आप को एनसीपी का नेता कह रहा है, उसने इसको ट्वीट किया है और उसमें यह बताया जा रहा है कि एक और चश्मदीद गवाह ने इस बात को माना है कि उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि आशीष मिश्रा थे। और फिर उस ट्वीट में ये लिखा गया है कि आखिर यूपी की पुलिस को अब और कितने प्रूफ चाहिए ताकि वो मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर सके। यानी कि सलीम सारंग के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया है। अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखें तो उसमें पूछताछ का एक छोटा सा अंश है जिसमें कि खून से लथपथ एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ है और एक पुलिस वाला अपने हाथ में माइक लेकर उससे पूछताछ कर रहा है और वो ये बता रहा है कि पीछे कौन सी, वो आप किस गाड़ी में बैठे थे। तो उसने कहा है कि एक काली रंग की फॉर्च्यूनर में बैठे थे जिसमें कि 5 लोग थे। और उसने पूछा कि वो गाड़ी किसकी थी, तो उसने कहा कि ये जो फॉर्च्यूनर थी ये एक पूर्व कांग्रेस के सांसद की थी। फिर उसके बाद वो और दबाव डालकर पुलिस वाला पूछ रहा है कि आगे किसकी गाड़ी थी और उसमें कितने लोग थे। तो वो कहता है कि कुछ नहीं मालूम था। तो पुलिस उसके ऊपर फिर से दबाव डालती है और फिर कहती है कि थार किसके साथ थी इतना बता दो। और उसके बाद वो कहता है भैया के साथ थी और सब उन्हीं के लोग थे। तो आशीष को जाहिर सी बात है कि भैया करके बुलाया जाता है। तो ये एक
पहला क्लिंचिंग एविडेंस सामने आया है, जिसमें कि चश्मदीद गवाह ने इस बात को कबूला है कि गाड़ी में भैया यानी कि आशीष मिश्रा मौजूद थे। अब अभी तक आशीष मिश्रा क्या कहते हुए आए हैं, उन्होंने तमाम इंटरव्यूज दिए हैं, बाइट्स दिए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो तो वहां पर घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। वो तो जो कुश्ती का जो कार्यक्रम था वो वहां पर सुबह 11 बजे से शाम को वहां तक थे। उनके पिता अजय मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरे बेटे का कोई भी एक सबूत दे दे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये जो तमाम, लेकिन जो चश्मदीद है, इसके पहले की भी जो कई बयान दर्ज हुए हैं उसमें भी ये साफ लोग कह रहे हैं कि इस जीप में बैठा जो आदमी जिसने कि उन किसानों को रौंदा है वो अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा हैं। अब आपको बता दें कि आशीष मिश्रा 2022 में यूपी के चुनाव, एक विधानसभा चुनाव से लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए राजनीति भी उस समय उतनी ही जरूरी है, वो इस बात को माने या ना माने, क्योंकि अब उनको लग रहा है क्योंकि उनके खिलाफ मर्डर का केस रजिस्टर हो गया है और कहीं मुसीबत का पहाड़ ना टूट पड़े, इसलिए वो अब बार बार इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो एक क्लिंचिंग एविडेंस सामने आया है, जिसमें कि पुलिस वाले के सामने खुद आशीष मिश्रा का समर्थक इस बात को कबूल रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सबूत है, चश्मदीद गवाह के बयान मौजूद हैं, तो आखिर यूपी की पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या वो डर रही है कि उनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं और इस वजह से वो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती? क्या यूपी की पुलिस इस बात से डरती है कि अगर आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो जाएंगे तो इसमें बीजेपी की किरकिरी हो जाएगी, बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचेगा, आखिर चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? तो ये तमाम सवाल सबके सामने है। लेकिन फिलहाल ये एक क्लिंचिंग एविडेंस, क्लिंचिंग प्रमाण सबके सामने आया है, जिसमें कि आशीष मिश्रा का खुद समर्थक वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो ये इस बात को कह रहा है कि वो भैया के लोग थे, भैया वहां मौजूद थे, भैया के समर्थक थे जिन लोगों ने गाड़ी से किसानों को रौंदा है। अब कितने और प्रूफ चाहिए यूपी की पुलिस को? किस बात का इंतजार कर रही है यूपी पुलिस? ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं, इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर भी हमारी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से ही जुड़ी हुई है। अब क्योंकि गृह राज्य मंत्री पर इतना दबाव पड़ गया है, कल उन्होंने एनडीटीवी को जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और इस पूरी घटना की साजिश जिसने रची है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मैं अभी कोई इस्तीफा देने के मूड में नहीं हूं, उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है। और अगर आप कोई सबूत ले आए कि आशीष मिश्रा वहां पे मौजूद थे तो फिर मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि कल वो उनकी जो इंटरव्यू अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें एक अकड़, उसमें एक घमंड नजर आ रहा है, जिससे ये साफ झलकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं से इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, इसीलिए वो इस सुर में बात कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह ये खबर आने लगी, करीब 10 या 11 बजे के आसपास सब टीवी चैनल्स पे जो खबर ब्रेक कर रही थी कि आज आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं, एक ये खबर चली। और दूसरी खबर जो चली कि अजय मिश्रा अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और यही हुआ। आखिर अंत में अमित शाह के निवास स्थान पर यानी कि उनके घर पर अजय मिश्रा मिलने के लिए गए। आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो दूसरे गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय वो भी मिले थे। लेकिन सूत्रों के हवालों से ये खबर पता चल रही है कि जो नॉर्थ ब्लॉक का जो पहली मंजिल पर अजय मिश्रा का ऑफिस है वो उस ऑफिस में वहां पर आधे घंटे तक थे और आधे घंटे बाद वो अमित शाह के घर पर गए हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है अमित शाह को कि किस तरीके से उनका कोई हाथ नहीं है, ना उनका बेटा वहां मौजूद था ना वो मौजूद थे। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है। अब देखना यह है कि इनकी ये जो पूरी बातें हैं ये किस हद तक अमित शाह मानते हैं। क्या वाकई में इससे राजनीतिक नुकसान पहुंचेगा? बीजेपी क्या इस पर अपनी आंखों को ब्लिंक करेगी, जो कि एक कहावत है कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट? क्या बीजेपी को लगता है कि अगर इस्तीफा देने से बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होगा तो हो सकता है कि उनका इस्तीफा मांग लिया जाए? उधर दूसरी तरफ जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या आशीष मिश्रा अपने आप को सरेंडर करेंगे, तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप देखें तो इस समय ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर इस बात का काफी दबाव विपक्ष ने बना दिया है कि अजय मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार होना चाहिए।
इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अब देखना यह है कि क्या किस हद तक जाकर और कब यूपी की पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करती है और कितना और नैतिक दबाव अजय मिश्रा पर बन सकता है कि अजय मिश्रा खुद ही इस बात को कह दे कि देखिए हम पार्टी के हित में अब इस पद को हम छोड़ रहे हैं और आगे जो जांच में होगी बातें तो उसमें देखा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी अब इस पूरे लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर काफी दबाव में आ गई है, क्योंकि उसे ये लगता है कि चुनाव के दिन करीब हैं और ऐसे में वो जनता को जवाब क्या देगी। तब नैतिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोप्राइटी पर सवाल उठ रहे हैं और सही क्या है, किसानों के हित में चीजें हैं, किसानों के हित में नहीं है, कहीं ये चीजें हाथ से बाहर ना निकल जाए। ये सारी चिंता अब योगी सरकार को, बीजेपी को और केंद्र सरकार को सताने लगी है और इसीलिए जो दबाव के जो सुर हैं वो सुनाई पड़ने लगे हैं, जिसका शिकार अब बीजेपी लग रही है। लेकिन बीजेपी क्या उस दबाव को झेल पाएगी, या फिर जो बीजेपी की एक आदत है, अंग्रेजी में कहावत है कि इट विल ब्रेजन इट आउट, कि देख लेंगे जो होगा, आप कंटिन्यू करो एज अ मंत्री, आप आशीष मिश्रा भी चुनाव लड़े, फिर देखा जाएगा, ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ये जो बीजेपी की एक रणनीति रही है, तो ये देखना होगा कि लखीमपुर खीरी मामले में क्या बीजेपी कुछ ऐसा ही करती है या फिर अजय मिश्रा का इस्तीफा आता है और आशीष मिश्रा गिरफ्तार होते हैं। इस पर हमारा ध्यान जरूर बना रहेगा और आप तक पल पल की खबरें इस पर हम पहुंचाते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर क्रूज ड्रग्स केस के मामले में है। आपको बता दें कि अभी हाल में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथ जो उनके 2 दोस्त थे उनको गिरफ्तार किया गया था और ये एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने कहा कि उनकी व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि उनका एक नेक्सस, उनकी एक साठगांठ कुछ ड्रग पेडलर्स के साथ थी। और उसके बाद अभी सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी जो कस्टडी थी वो 7 अक्टूबर यानी कि कल तक कर दी थी और एनसीबी बार बार ये कह रहा था कि अभी पूछताछ में वो कुछ और जानकारियां हासिल करेगा। लेकिन इसी बीच नवाब मलिक यानी कि जो एनसीपी के नेता हैं, महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री हैं, उनका एक बहुत ही गंभीर आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद उनकी तस्वीरें और वीडियो जो वायरल हुए थे उसमें 2 शख्स नजर आ रहे हैं। उसमें एक शख्स है जो सेल्फी भी लेता हुआ नजर आ रहा है, एक शख्स है जो कि आर्यन खान के साथ नजर आ रहा है और उसका नाम केपी गोसावी और दूसरा जो शख्स है मनीष भानुशाली बताया जा रहा है। अब अगर एनसीपी के जो नेता नवाब मलिक है, अगर उनकी बात माने तो उन्होंने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अपने इस प्रेस वार्ता में बताया है और उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया को लेकर एक साजिश रची जा रही है और उन्होंने कहा है कि एनसीबी ऑफिस यानी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है उसमें आर्यन खान को लेकर आने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है केपी गोसावी और अरबाज मर्चेंट को लेकर आने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मनीष भानुशाली। और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा पता चला है कि ये दोनों व्यक्ति बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अगर आप उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाएंगे तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, देवेंद्र फडणवीस जो कि नेता विपक्ष हैं उनकी तस्वीर मौजूद है और गोसावी का फोटो काफी इसमें वायरल हुआ है। और उसके बाद वायरल होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा था कि ये एनसीबी का आदमी नहीं है। अब जो नवाब मलिक जिस बात को कह रहे हैं कि एनसीबी इन दोनों व्यक्तियों के बारे में खुलासा करे कि ये कौन है और उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी जानकारी में मनीष भानुशाली वो 22 सितंबर को एक केंद्रीय मंत्री से मिलने दिल्ली आए थे। उसके बाद वो गुजरात में कुछ मंत्रियों से मिले थे। जब ये पूरा मुंद्रा पोर्ट का मामला सामने आया था तो कहीं ये जो मुंद्रा पोर्ट में जो नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई थी तो क्या उससे कहीं इसका कोई मेल तो नहीं। तो ये सारी बातों को नवाब मलिक ने बोला है। काफी गंभीर आरोप है, लेकिन उन्होंने बात को नवाब मलिक ने यह भी कहा कि जो पंचनामा था वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया। कोई ड्रग्स आर्यन खान के पास से नहीं मिले हैं और ये एक आर्यन खान को फंसाने के लिए पूरा एक ये फर्जीवाड़ा गढ़ा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भाई आप ये भी बता दीजिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करने लगा है। ये दोनों व्यक्ति अगर बाहर के हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नहीं हैं, तो फिर वो
ड्रग्स रेड में क्या कर रहे थे, रेड्स में ऐसे प्राइवेट लोगों का क्या काम है। तो काफी गंभीर आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं और बार बार जो ये बात कही जा रही है कि जो मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स बरामद किए गए थे उससे ध्यान भटकाने के लिए पूरा ध्यान अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने में कर दिया गया है ताकि उससे ध्यान भटक जाए और एक हाई प्रोफाइल सुपरस्टार के बेटे पर सारा ध्यान केंद्रित हो जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एनसीबी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, आखिर उसकी प्रक्रिया पर, काम करने की शैली पर अगर एक राज्य सरकार का मंत्री सवाल खड़े कर रहा है तो काफी ये गंभीर आरोप है कि आखिर एनसीबी इस तरीके के लोगों का इस्तेमाल क्यों कर रही है। जो एक व्यक्ति दिखाया गया है केपी गोसावी, वो सेल्फी ले रहा है आर्यन खान के साथ, तो वो सेल्फी क्यों ले रहा है, उससे उसका क्या मतलब सिद्ध हो रहा है। ये जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, अगर ये एनसीबी का व्यक्ति नहीं था और अगर ये बीजेपी का कार्यकर्ता है तो ये वहां पर क्या कर रहा था। तो कहीं ना कहीं काफी ये गंभीर आरोप है और एनसीबी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर काफी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इन प्राइवेट लोगों का एक एनसीबी की रेड में क्या काम था। क्या आप शाहरुख खान के बेटे को जानबूझकर फंसा रहे थे और बाकी लोगों को आपने छोड़ दिया, लेकिन आर्यन खान को और जो उनके दो दोस्त थे उनको आपने पकड़ लिया। इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या आप मुंद्रा पोर्ट पे जो ड्रग्स बरामद हुए थे उससे ध्यान भटकाकर सारा ध्यान आप आर्यन खान पर लगाना चाह रहे थे? आखिर आर्यन खान को फंसाकर बीजेपी का ऐसा कौन सा मतलब सिद्ध होता है? ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन ये अपने आप में एक नया खुलासा है और एनसीबी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती है बॉलीवुड की छवि पर छींटाकशी करने के लिए, एक खास समुदाय के लोगों को शिकार बनाने के लिए, और जो पूरा जो ड्रग्स माफिया है, जो एक बड़ा मसला सामने आया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए किस तरीके की ओछी राजनीति केंद्र सरकार कर रहा है। ये तमाम जो गंभीर आरोप एनसीपी के नवाब मलिक ने लगाए हैं, ये अपने आप में एक जांच का विषय है और इस पर अब क्या कुछ होता है, क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये देखना होगा। लेकिन वाकई में ये चीजें हैरान करती हैं कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स का एक फर्जीवाड़ा रचता है, मासूम लोगों को फंसाता है। किसके निर्देशन पर? क्या ये केंद्र सरकार के निर्देशन पर नहीं है? सोचिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर हमारी आम आदमी से जुड़ी हुई है और त्योहारों का समय है और लोग ये सोचते हैं कि त्योहारों के समय में कम से कम चीजें सस्ती हो जाए ताकि आप ठीक से खरीदारी कर पाए। और ठीक त्योहारों के पहले अब ये खबर आ रही है कि जो एलपीजी सिलेंडर है, यानी कि रसोई गैस, वो 15 रुपए और महंगी हो गई है। दिल्ली में इसका दाम जो 884 रुपए 50 पैसे था, अब वो 899 रुपए हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि बढ़ा दी गई थी। 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर था वो 43.5 रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई थी। और अब ये जो दाम बढ़े हैं उसके बाद कलकत्ता में एलपीजी सिलेंडर 920 रुपए का हो चुका है, मुंबई में 899 का। जुलाई और अगस्त में आपने देखा था कि किस तरीके से एलपीजी के दाम बढ़े थे। तो वाकई में आम आदमी करे तो क्या करे। आर्थिक व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग अपने परिवार को चलाने के लिए जूझ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल एक बहुत ही गंभीर समस्या लोगों के सामने लेकर आया है। कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई और ऐसे में जो सरकार अपने आप को ये कहती है कि हम सबका विकास करते हैं, सबके साथ हैं, आज आखिर वो सरकार आम आदमी के साथ क्यों नहीं है, ये बताए सरकार। और सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।